नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। साथ ही 5 किलो गोल्ड भी जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार शाम को बेलघरिया स्थित अर्पिता के दूसरे फ्लैट पर छापामार कार्रवाई शुरू की थी, जो गुरुवार तड़के तक चली है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे चली छापेमारी में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरी भी बरामद की गई, जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड कोड वर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया, जिसमें पार्थ और अर्पिता की जॉइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। ईडी ने बुधवार को ही पार्थ और अर्पिता के करीबियों के ठिकाने पर भी छापे मारे। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया और राजडांगा में भी ईडी की टीमें जांच के लिए पहुंची। अर्पिता के जिस घर से कैश मिला वो बेलघरिया में है। अब तक अर्पिता के दोनों घरों से करीब 50 करोड़ कैश और बड़ी मात्रा में गोल्ड रिकवर किया जा चुका है। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 फ्लैट्स में से एक को सील भी कर दिया। एक फ्लैट के आगे सोसाइटी का नोटिस भी चस्पा है, जिसमें लिखा गया है कि अर्पिता ने मेंटेनेंस के 11,819 रुपए नहीं चुकाए हैं। कालीघाट में चला जाइए, कालीघाट में जाइएगा तो ममता का भातीजे के पास कम से कम 1000 करोड़ का मिलेगा, जो बार बार बोल रही थी। आज सबसे बड़ी बात है, ये तो कैश टका है, ये तो कैश है। उसके साथ जो बैंक अकाउंट में गया है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि कालीघाट पूरा 100% जड़ित है। ममता बनर्जी जड़ित है ये घोटाले में 100%। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे थे, हमारा लीडर, जो ममता बनर्जी 100% जोड़ी थे पार्थ चटर्जी के साथ, पूरा स्कैम के साथ। वो ऊपर से पैसा गिरा नहीं। आप चोरी करेंगे और आप बोलेंगे भाई हमको क्यों पकड़ रहे हैं। ममता बनर्जी खुद चोर है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पूरा भारत का सबसे बड़ा घोटाला का मास्टर है। उसका भातीजा 10,000 करोड़ का मालिक है। उसका बीबी के पास जो कोयला घोटाले में फंड ट्रांसफर हुआ, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। ये पहले ईडी ऑफिसर को बोलेंगे कि आप भी उन लोग को क्यों अरेस्ट नहीं करते हैं। जो बैंक में गया है, बैंक थ्रू गया है, वो भी अरेस्ट होना चाहिए। देखिए, ये लोग रोज बयान बदलते हैं। वो क्या कह रहे थे जब उनको अरेस्ट किया गया था कि बिना मतलब का मुझे अरेस्ट किया गया, तो उन्हीं का सरकार किया था, वो एमपी थे, रिजाइन भी नहीं किया। आज फिर आकर के उसी घुस गए उसी में जहां सारा ये सब भ्रष्टाचार का जड़ है, और महामंत्री हैं। कल तक क्या धमकी दे रहे थे सीबीआई ईडी को, बीजेपी को, आज क्यों पलटी मार दिए। करना तो उनके नेत्री को बोले उसको बर्खास्त करें। आज तक ममता बनर्जी किसी को बर्खास्त किया है? एमपी, एमएलए, मंत्री जेल जाके आए लेकिन पद में वहाँ उपस्थित रहे, लेकिन उनकी एक परंपरा नहीं है। बाकी जो करना कोर्ट करेगा। मैं पहले दिन ही बोल दिया था, ये तो केवल कण मात्र है। हजारों करोड़ का घोटाला है, सैकड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सरकारी अधिकारी से लेकर के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, ब्लॉक स्तर के नेता भी जिन्होंने कलेक्शन करके पैसा लाए हैं, ये सब उसमें लिस्ट में है। सारे एमएलए लिस्ट भेजे हैं, पैसा भेजे हैं, सब है, सब निकलेगा धीरे धीरे। बहुत बड़ा घोटाला है। बंगाल, दीदी बोलते हैं एगीय बांग्ला। अब एगीय बांग्ला भ्रष्टाचार में देखना पड़ेगा, हम लोग कभी नहीं सोचा था के लिए। तो बंगाल में ये सियासत है जहां खरीद फरोख्त चलते हैं, और खरीद फरोख्त की ये जो तहजीब बंगाल के आम लोगों के, जिनका कोई परिचय नहीं थे, जानकारी नहीं थे, बंगाल के आम लोगों को ये खरीद फरोख्त की तहजीब, ये आज की सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल में आमदनी किए थे। और बीजेपी तो इसमें माहिर है। सारे हिंदुस्तान में विपक्ष लोगों को डरा के या तो लालची दिखा के अपने पार्टी में शामिल करना इनके बखूबी आते हैं। तो इस तरीके की प्रयोग बंगाल में भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं ये चौंकाने वाला बात बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि बंगाल में ये होते रहते, लेकिन ये आधिकारिक तौर पे बीजेपी पार्टी तो नहीं कहते अभी तक। लेकिन हम सब जानते हैं कि डराना, धमकाना, लालच दिखाना, ये बीजेपी पार्टी की दो तरफा औजार वो अपनाते हैं, कैरट एंड स्टिक। एक तरफ हमारे साथ आओ, गाजर मिलेगी, और ना आओ तो ईडी मिलेगी। तो तुम अभी तय कर लो, ईडी लोगे या गजर लोगे। ये खुद एमएलए को तय करना पड़ेगा। अगर हिम्मत रहे, दृढ़ता रहे, अपना सोच में वो अपना मजबूती रहे, तो सत्तारूढ़ पार्टी में वो रहेगा। अगर ना रहे तो भागेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। बीजेपी पार्टी की पास पैसा की अंबार है, साथ में ईडी सीबीआई है, कुछ भी कर सकते हैं। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और सुमित मेहरोत्रा जी टीएमसी के नेता भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सुमित जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे दें। और ये भी जरूर बता दीजिएगा कि पार्थ चटर्जी को आखिर बर्खास्त कब किया जा रहा है, या अभी भी और सबूतों की जरूरत है आप लोगों को? ऐसा कोई वो नहीं है कि पार्थ चटर्जी का जो मसला है, जो आज दिख रहा है, सबको दिख रहा है। दीदी साफ कह चुकी है, उनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है, हम उन्हें हटाएंगे। आरोप सिद्ध होने दीजिए, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने अभी उन्हें आरोपी नहीं बनाया है। ठीक है, जांच चल रही, सीबीआई जांच कर रही है, करने दीजिए। अर्पिता जी उनके ऊपर कर रही है, मुखर्जी के ऊपर, तो उसे करने दीजिए। पर हाँ, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी का सहारा लेकर के विपक्ष को डराने का, हर स्टेट में जहां जहां पे भी बीजेपी एंटी सरकारें हैं, वहां पे भी सरकारों को डेमोलाइज करने का, गिराने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है, ये उसके लिए अच्छी बात है। काम करने से सरकार को चलने दें। हाँ, मैं मानता हूँ कि चटर्जी क्या, अर्पिता चटर्जी क्या पैसा निकला है, तो वो आरोपी है ना कि पार्थ चटर्जी। अभी पार्थ चटर्जी तो आरोपी सिद्ध होने दीजिए, हम तो उन्हें हटाएंगे। दीदी कह चुके हैं, हम उन्हें हटाएंगे। आज बैठक भी हो रही है, जिस बैठक है उन्हें मंत्री पद से हटाया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को हमें बताइए। आज पामेला जी का एक मसला था, पामेला जी के ऊपर ड्रग्स पकड़ी गई। पामेला जी की नेता थी, इनके साथ में थी बीजेपी के उसमें बंगाल में, उनके साथ में आपके कैलाश विजयवर्गीय का संपर्क भी था। क्या उनके ऊपर आज तक कार्रवाई भी नहीं हुई? और नंबर सेकंड, आप मुझे बताइए, शुभेंदु अधिकारी जिसके ऊपर जो चिट फंड घोटाले के आरोपी हैं, आज भी वो नेता बने हुए, उनके ऊपर आज तक इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये लोग दूसरे से कहते हैं आप लोग कितनी कार्रवाई कर रहे हैं, पहले खुद तो करिए कार्रवाई। आप लोग दूसरे से कहते हैं कार्रवाई करें, पहले अपने घर में तो देखिए कि आरोपी आपके साथ में बैठा हुआ है, आप उसे क्यों नहीं निकाल रहे? आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को हथकंडा बनाकर विपक्षी नेताओं को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना कैश मिलने के बाद भी आप वाकई में ये बात कह सकते हैं कि ईडी और सीबीआई सिर्फ राजनीतिक मंशा से काम कर रहे हैं? सर, मैं मान लेती हूं आपकी ये बात कि एनडीए और बीजेपी के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती या ऐसी छापेमारी क्यों नहीं होती है, लेकिन विपक्ष के जिन नेताओं पर हो रही है वो कौन सा पाक साफ निकल जा रहे हैं? 10 ट्रक लगे हैं सर वहां से कैश और गोल्ड ले जाने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि अब बैठक हो रही है, देखेंगे जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कम से कम अब तो ना बोले कि ईडी और सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। हो सकता है कि सेलेक्टिव यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही हो, लेकिन ये बिल्कुल कह देना कि नहीं दुरुपयोग ही हो रहा है, तो इतना कैश मिलने के बाद टॉयलेट में छुपा हुआ था ये कैश, ऐसा कौन सा सफेद धन था जो आपको टॉयलेट में छुपाना पड़ा? नहीं तो उससे जिसका मिल रहा है वो आरोपी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो तो रही है। तो कम से कम ये ना कहे ना कि ईडी और सीबीआई राजनीतिक भावना से काम करते हैं, कोई अब पक्षपात पूर्ण रवैया ही उनके द्वारा अपनाया जाता है। कम से कम ये मत बोलिए। अब आपकी इस बात को मैं मान भी लेती हूँ कि पार्थ चटर्जी आरोपी निकलेंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, या अर्पिता जी पर जो भी कार्रवाई करनी है। ईडी सीबीआई पर हर वक्त सवाल उठा देना अब गलत नजर आ रहा है। कहां से गलत नहीं है, अभी भी सही है। मुझे आप बताइए ना, आज तक भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता है
किसी के ऊपर सीबीआई ईडी का हुआ नहीं उसका हुआ, जवाब आज मैं तक नहीं संदीप हुआ। जी से लूंगी, उसका जवाब मैं संदीप जी नहीं, से आप लूंगी। लीजिएगा, बिल्कुल लेकिन लीजिएगा। मैं मुझे प्रवक्ता बताइए, नहीं हूँ गुजरात भारतीय के अंदर- जनता पार्टी की कि अच्छा आप मेरे से और पहली बात, सवाल का जवाब जी। जवाब होता है, सवाल नहीं होता है। तो आप पहले मुझे ये बताएं अर्पिता जी। कि ईडी ने अर्पिता जो जी, ये कार्रवाई अर्पिता की जी। अर्पिता पर, ये आपको कहां से गलत नजर आ रही है, या आपको क्यों लग रहा है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को भी फंसाया जा रहा है ईडी सीबीआई के द्वारा? और ये भी बताइए, जो ये 50 करोड़ कैश मिला है दोनों घरों से, क्या ये ईडी ने लाकर रखा? मुझे आप एक बात बताइए, गुजरात के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अडानी पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाती है, उसका आज तक कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं करता है, कोई सीबीआई ईडी वहां पे कोई काम नहीं करती। क्यों? गुजरात है इसलिए। गुजरात एक माननीय मोदी जी का प्रदेश है, माननीय गृह मंत्री का प्रदेश है इसलिए, और अडानी जी उनके सहयोगी है इसलिए। ये बड़े शर्म की बात है। केवल आपको एक बंगाल दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, आपका चलिए महाराष्ट्र आपको आपने कर लिया। तो ये चीजें भी हम लोग को सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अर्पिता आरोपी है, उसके घर पे मिल रहा है, वो कार्रवाई कर रही है, करने दीजिए। पर जिस तरीके से आज आप एक मंत्री को फंसाने का काम कर रहे हैं, ठीक है आप लोग करिए, अगर मंत्री के ऊपर आरोप सिद्ध होता है, हम तो उससे पहले ही हटा रहे हैं, हम तो उससे पहले उन्हें हटा रहे हैं। दीदी ने साफ कहा अपनी मीटिंग में, हम उन्हें हटा रहे हैं, मंत्री पद से हटा रहे हैं। हमें ऐसे आरोपी, क्योंकि अगर हम नहीं हटाएंगे तो यही लोग, बीजेपी के लोग, कि आपने नहीं हटाया, हम लोग तो पहले ही हटा रहे हैं उसे। क्या आप लोगों ने आज तक किसी मंत्री को हटाया? नहीं हटाया। आप उत्तर प्रदेश के अंदर गृह राज्य मंत्री के ऊपर आरोप सिद्ध होता है, उनके लड़का इतना बड़ा कांड कर देता है, उसके बावजूद भी इनको मंत्री पद पे रखे रहते हैं, अपने साथ में रैलियों में लेकर क्या घूमते उनका हैं। आज तक बेटा नहीं हटाया, आशीष क्यों? की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आशीष मिश्रा जेल नहीं गया? यहाँ तो आपके बताइए। मंत्री पर ही आरोप लग रहे हैं ना सर। अगर आप आशीष मिश्रा के पिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी ना गाड़ी चढ़ाई थी। यहाँ तो पार्थ चटर्जी ने घोटाला किया, जो आरोप अभी लग रहे हैं, तो कहाँ करा? कार्रवाई पार्थ कहाँ चटर्जी करा पर घोटाला? होगी या अब उनके सिद्ध हो गया? रिश्तेदारों पर होगी? सिद्ध हो गया क्या? अर्पिता जी, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, कोर्ट में है, आरोप सिद्ध होने दीजिए। हम खुद कहते हैं, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है, सीबीआई ईडी उनके ऊपर जो धारा लगाना चाहते हैं लगाए, काम करे। दीदी खुद कह ठीक है। चुकी है अपनी मीटिंग में, संदीप ऐसा दुबे कुछ हुआ जी। नहीं है, दीदी खुद कह चुकी है। दीदी जी ने तो बहुत देर लगा दी ना कहते कहते। संदीप दुबे जी, आवाज मिल रही है आपको? पंडित जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि थैंक्स कहना चाहिए उन ऑफिसर्स को जिन्होंने हिम्मत दिखाई, और ईडी के उन जितने ऑफिसर्स हैं जो आईओ हैं जिन्होंने इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, और अभी परत दर ऐसा है परत सर, जब से ये कार्रवाइयां चल रही है ना, बीजेपी के नेता बहुत इन सवालों के घेरे में आ रहे हैं कि क्या एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर ईडी अपना शिकंजा कसे? क्या सबके सब इतने पाक पवित्र हैं? जबकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री पर किस तरह के आरोप थे, बावजूद ना तो ईडी ने कोई कार्रवाई की, ना सीबीआई वहां पर पहुंची। क्यों? कौन सी वॉशिंग मशीन से धुलकर जा रहे हैं आपके नेता भी? ईडी और सीबीआई कब इन्वॉल्व होती है वो मैं बता देता हूँ। ईडी तब इन्वॉल्व होती है जब स्टेट लॉ एंड ऑर्डर जो है फेल हो जाते, फेल्यूर हो जाते हैं, और स्टेट खुलेआम काम नहीं कर पाता, एफआईआर लॉन्च नहीं कर पाता। आज एफआईआर अगर पश्चिम बंगाल की सरकार ने करके ये कार्रवाई की होती तो ईडी की जरूरत नहीं होती, सीबीआई की जरूरत नहीं होती। जब ईडी को सूचना मिलती है, कोई स्पेशल व्यक्ति सूचना देता है कि इस तरह के घोटाले हुए हैं, इस तरह के पैसे रखे हुए हैं, उसके हिसाब से ईडी काम करती है। ईडी स्वतंत्र है, ईडी किसी के हाथों के इशारों पे काम नहीं करती। आज आपको लगता है किसी भाजपा वाले के पास पैसा है, अब ईडी को सूचना दे दीजिए, कभी उठा के ले जाएगी। इसका मतलब तो साफ साफ है ना कि आप अगर चोर हैं तो दूसरे को चोर साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो देख रही है, जनता करा रही है, जनता की गाड़ी कमाई जैसे पश्चिम बंगाल सरकार में लूटी गई है, इस लूट का खुलासा हो रहा है। अब देखिए कितनी भयावह राजनीति हो रही है कि विपक्ष जो है अपना नैतिक चरित्र आचरण खो चुका है, उसके बाद भी वो सरकार को और दोषी सिद्ध करने में लगा हुआ है। अरे भाई, पैसा तुम्हारे पास से निकल रहा है, नेताजी तुम्हारे पार्टी के हैं, जो अभिनेत्री जी हैं जो हैं उनसे उनकी रिश्तेदारी है, ये सारी चीज जब काम हो रही है तो वो धैर्य के साथ आपको तो उनका सहयोग देना चाहिए। अभी तक आपने बताइए कि और कितने लोगों पे एफआईआर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की लॉन्च कर ली, अभी कितने इनकम टैक्स वहाँ के जो लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया। इसका मतलब साफ साफ है कि स्टेट जो है इस घोटाले को छुपाना चाहती है, इस वजह से आज ईडी को कार्रवाई करनी पड़ रही। तो अब ये लोग जेल में जाएंगे, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो लोग अभी बचे हुए वो भी जेल जाएंगे, और ये घोटाला दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी कमाई पश्चिम बंगाल की जनता
कि इन अधिकारियों ने, इन नेताओं ने मिल के लूटी है, वो पाई पाई वापस ईडी दिलवाने का काम करेगी। दूसरा, मैं अपने मित्र और साथी जो हैं पॉलिटिकल पार्टी से जो बोल रहे थे, बराबर टीएमसी के हमें प्रवक्ता लगता है हैं कि वो। हाँ बिल्कुल वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। हमें लगता है कि पक्ष रखने से पहले एक चीज भूल जाते हैं, आपकी जो गलतियां हैं आपके सामने पूरे देश ने देखा है कि कैसे आपके नेता भ्रष्ट हैं, कैसे आपके यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो कैसे वो वहाँ पे पॉलिटिकल और जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं एक दूसरे कैसे पूरक है और इतना धन मिला है। तो आज आपको तो ये चाहिए कि खुल के आके कहना कि स्वीकार, जैसे ममता जी ने स्वीकार किया कि कार्रवाई करेंगे, अब इस पे कार्रवाई हो और तत्काल एक बड़ा संदेश जाए, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी संलिप्तता बड़े पैमाने पे है, जो आने वाले समय में खुल के सामने आएगी। इसका मतलब है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लागू होना चाहिए। ऐसी सरकार ये राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली बात कहाँ से आ गई सर इसमें? रहने का कोई अधिकार नहीं। नहीं, ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट करप्ट है क्या, जो आप राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रहे हैं? क्या कोई एजेंडा लेकर चल रहे हैं क्या? जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां या तो हमें बीच में सरकार गिराकर सरकार बनानी है, नहीं तो एक ही रट लगा दो, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन। लेकिन नहीं, अगर ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है? आप ये बताएं कि जो अभी तक जांच चल रही है, इस जांच में किसने रोड़ा अटकाया? संदीप जी, क्या ममता बनर्जी ने रोड़ा अटकाने का काम किया? ईडी अपना काम कर रही है, कौन रोक रहा है ईडी को काम करने से वहां? अगर आप 3 दिन पहले का बयान आप देखेंगी, जब ईडी नहीं गई थी, काम हो रहा था, या एक इनकी जो पत्रिका आती है उसमें जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा था आरोपी को लेके, उससे तो साफ साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो सरकार ये सारी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, चाहती थी कि ये दूध का दूध पानी का पानी ना हो। तो आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटी गई है, आम जनता अपना हिसाब लेगी। ये राजनीतिक परिवेश का देश है, यहाँ लोकतंत्र में आम जनता अंतिम उत्तराधिकारी है और उसको पता है उसके पैसे का पाई पाई हिसाब जो है कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, जनता जनार्दन है, वो इनसे अपना वसूल लेगी। पीयूष पंत जी, क्या चल रहा है देश में इस समय? इतना पैसा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे लोग जाते जा रहे हैं और ये राजनेता दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं। बताइए, इनके तो शौचालयों से पैसे मिलते हैं और आम लोगों के पास शौचालय है नहीं अभी, अगर आप गांव में जाकर देखेंगे तो। देखिए राजपूत जी, सबसे दुखद बात ये है कि एक जो है कि एजुकेशन के सेक्टर में जो है इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। इसके पहले भी हम जो एजुकेशन तो ऐसा फील्ड है जहाँ जो है कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए और बेहतर एजुकेशन मिलनी चाहिए, वहाँ शिक्षकों के को लेके जो ट्रांसफर को लेके घोटाले हो रहे हैं। सबसे दुखद बात ये इस देश के लिए और खासकर बंगाल के लिए भी बहुत दुखद बात है। बंगाल का इतिहास नहीं रहा है ऐसा पहले, और इसके पहले हमने देखा था व्यापक घोटाला देखा था शिक्षा के क्षेत्र में। पूरे मध्य प्रदेश में देखिए आप, जिस तरह से वहाँ पे 15 साल जो सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, और पूरा घोटाला हुआ। ये हुआ कि वहाँ के सारे लोग जो है उसमें मोड़ के लोगों को मरवा भी दिया गया और बाद में जो है विजिल ब्लोअर को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया। ये सबसे बड़ी बात, इतना भयंकर घोटाला हुआ रहा कि वो तो बाहर निकल के ही नहीं आया, कोई एक्शन भी नहीं हुआ उससे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि निश्चित रूप से ये एक ऐसी बात है कि आपके मतलब क्या लग रहा है आपको? एक बात और देखिए इसमें राजपूत जी, ये बात सामने आप देखिए, जब मोदी जी ने काले धन की बात करी थी, नोटबंदी करी थी, तो कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया जो इस तरह से जो है वहां से निकल के आ रहा है, लोगों के पास आ रहा है। हमने देखा था उत्तर प्रदेश चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कन्नौज में हमने देखा था जो है कि इत्र बेचने वाले जो व्यक्ति थे उनके यहाँ से करोड़ों रुपए के जो है कि बरामदगी हुई थी। और यही जो हो रहा है यहाँ भी हमने देखा। फिर ये पैसा तो मोदी जी तो कह रहे थे कि साहब पैसा खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया और नोटबंदी हमने इसीलिए करी थी। तो ये आ कहाँ से रहा है? ये 2000 के नोट दिखाई दे रहे हैं, ये 2000 के नोट जो इश्यू किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, क्या इसीलिए किए गए थे कि ऐसे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए जो अपने जो है कि काले धन को जो है इकट्ठा कर सके? तो निश्चित रूप से बहुत से सवाल खड़े होते हैं और इसमें जो है कि तृणमूल कांग्रेस भी पूरी तरीके से जो है कि संतरे में आती है, क्योंकि न केवल जो है कि भ्रष्टाचार के रूप से उनके मंत्री के सामने आ रहा है, बल्कि विपक्ष के ऊपर भी दाग लगते हैं। तो विपक्ष लगातार जो है सरकार पे हमला बोलता रहा है कि जो है कि आप जो है कि राजनीतिक एक रंग दे के चीजों को ईडी का एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो पैसा मिला है निश्चित रूप से
कहीं न कहीं जो है वो यही जो है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेके और अपॉइंटमेंट को लेके जो बड़ी बात कमाया यह है गया। कि टीएमसी लगातार ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाती रही है। अब वही ईडी कार्रवाई करके उनके ही मंत्री के यहाँ से इस तरीके के घोटाले उजागर कर रही है, कैश बरामद कर रही है, तो इनके बयानों की अब क्या यहाँ पर औचित्य रह जाता है या फिर क्या सत्यता रह जाती है इनके बयानों में? आप फिर सवाल उठाइए ही मत ना, जब आपको खुद को नहीं पता कि आपके कैबिनेट में कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। निश्चित रूप से देखिए ये सवाल उठता है क्योंकि थोड़ा बहुत मामला नहीं है। देखिए कितने करोड़ का, लगभग जो है 60,000 करोड़ की घोटाला हुआ है जो अभी तक मिला है, जो उसके हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके सवाल खड़ा करने की जो है कि आपका ताकत, आपका अधिकार खत्म हो जाता है जब आप ही के मंत्री, जो खास मंत्री जो हैं, आपके जो ममता बनर्जी के भी काफी करीबी रहे हैं और जिन्होंने इस तृणमूल कांग्रेस के फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाई थी, वो मंत्री के यहाँ इस तरह का अगर आंच आ रही है और उनकी जो एक करीबी जो है महिला जो है उनके यहाँ से इतना पैसा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो आंच तो मंत्री जी के ऊपर भी आई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन सीधे सीधे ये है जो तृणमूल कांग्रेस की जो एक लड़ाई थी केंद्र सरकार के खिलाफ की, वो जो है कि सिलेक्टिवली काम करती है, वो विपक्षी दलों की सरकारों को परेशान करती है, ईडी का दुरुपयोग करती है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे जो है वो डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही है। खुद इनके ऊपर वो छींटे आ रहे हैं और ममता बनर्जी से को इससे बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको अभी सीधे उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो एक्शन नहीं लिया है। तो सवाल ममता बनर्जी पे ही खड़ा ये होता जो है। बात कही है, अभी सुमित जी ने भी बात कही पीयूष जी की, देखिए बैठक तो हमारी हो ही रही है, उसके अलावा पहले आरोप सिद्ध होने दीजिए पार्थ चटर्जी पर। अगर आरोप सिद्ध होंगे तो उसके बाद हम उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र का मामला आप याद कर लीजिए, अनिल देशमुख पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, उससे पहले ही उन्हें गृह मंत्री के पद से हटा दिया गया था। तो वो कार्रवाई ठीक थी या फिर अभी इंतजार करना ठीक है कि पहले आप आरोप सिद्ध होने दें? नहीं, देखिए अगर आंच आई है तो निश्चित रूप से कम जो है कि उनको खुद ही जो है उस समय तक की, जब तक की क्लीन चिट उनको नहीं मिल जाती है इन्वेस्टिगेशन पे, मतलब अभी ठीक है आरोप नहीं सिद्ध हुए, अभी सिर्फ ये लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि उनकी करीबी के पास से मिला है, तो हो सकता है पार्थ चटर्जी का ही पैसा होगा। तो ये, लेकिन एक मॉरल ग्राउंड होता है, वो भी होता है कि अगर इस तरह की बातें चल रही हैं तो आप थोड़े समय के लिए देखिए, उनके जो महासचिव हैं पार्टी के, उन्होंने भी ये सवाल उठा दिया है कि उनको जो है कि सस्पेंड कर देना चाहिए। तो कम से कम कोई एक्शन होना चाहिए जब इस तरह की बात आ रही है। तो ये बात ठीक है कि हाँ, अगर नहीं कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में निकलता है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो निश्चित सम्मान के साथ वो उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन एक मॉरल ग्राउंड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखिए आप दूसरों पे जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जब आप ये बात करते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो कम से कम जो है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आपको भी एक स्टैंड उसमें लेना ही होगा। तो मुझे लगता है कि एक मॉरली है। सर चर्चा जारी रखेंगे पीयूष जी, बस थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सुमित जी, ये जो जांच का दायरा है इन 2 लोगों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। आपको अंदाजा होगा इस बात का कि और भी मंत्री, विधायक या आपके नेता शिकंजे में आ सकते हैं। नहीं, जो जांच चल रही है, मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुद ही एक बात कहना चाहता हूँ। जांच चल रही है, पर इसमें सही जांच होनी चाहिए। खेल नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए सीबीआई ईडी के द्वारा। जो आज भारतीय जनता पार्टी का मेन मसूबा यही चल रहा है पूरे हर प्रदेश में। ठीक है, हम ये कहते हैं आरोप है, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। पार्थ चटर्जी के ऊपर मीटिंग चल रही है, उससे पहले आज ही कल में उन्हें हटा दिया जाएगा। एकदम से निर्णय नहीं लिया जाता है। आरोपी नहीं है वो, कोर्ट भी कह रहा है अभी आपने आरोप लगाया है, विपक्ष कह रहा है आरोप है, पर क्या उनके घर से तो नहीं मिला रुपया ना, रुपया मिला दूसरे के यहाँ से, तो वो आरोपी है, उसके ऊपर आप जांच करिए। और अगर पार्थ चटर्जी के ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए, पूरी छूट है आपको, करिए जितना चाहें। पर आप किसी तरीके से आप वहां पे जाते हैं सीबीआई ईडी के द्वारा आगे करके वहां की सरकार को किसी भी तरीके से डराया धमकाया जाए, तो ये भूल जाए सीबीआई ईडी या मोदी सरकार कि वहां पे किसी तरीके से आपको पता है ना कि आपको ये बात मालूम है ना सर कि आप सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसके खिलाफ ये तमाम बातें कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कोई महीनों नहीं बीत गए हैं, कल ही टिप्पणी की थी कि ईडी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है और सारे अधिकार बरकरार रखे गए हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी अब कुछ नहीं मान रहे हैं क्या, या टीएमसी ने सोच लिया है कि टीएमसी से ऊपर कुछ है ही नहीं इस देश में? नहीं, हम चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम सभी का सम्मान करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आपके बयानों से लग नहीं रहा है कि आप उनकी टिप्पणियों का सम्मान कर रहे हैं इस समय। नहीं, हम सम्मान करते हैं और मीडिया का भी सम्मान करते हैं, पर आपको शायद ध्यान होगा यही काम विपक्ष जब हम थे यूपीए गवर्नमेंट में जब दीदी यूपीए गवर्नमेंट से अलग हुई थी, तो यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ सीबीआई ईडी का प्रयोग करा था। उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो आज इन्हें भी कर रहे हैं, करने दीजिए, इन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। जो निडर होता है वो डरता नहीं है। 50 करोड़ कैश मिल गया और क्या चाह रहे हैं आप? 50 करोड़ कैश मिल गया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अभी तो आप जांच बढ़ने तो दीजिए सर, ये कैश कहां से आया, इसमें पार्थ चटर्जी का कितना हिस्सा था, या आपके और कौन से अधिकारियों की इसमें मिली भगत थी, ये तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी। और आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। यूपीए के समय पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपसे अभी की बात कर रही हूँ। इन 3 दिन में गिरफ्तार हो चुके हैं पार्थ चटर्जी, लेकिन अभी तक उन पर कोई टीएमसी ने कार्रवाई नहीं की। चलिए, या आप लोगों की अपनी समझ है और आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा। उसके अलावा इतनी करीबी है अर्पिता मुखर्जी, सब जानते हैं। ये कैसे संभव है कि पार्थ चटर्जी का इसमें कोई दूर दूर तक हाथ ना हो, और इतना बड़ा घोटाला अकेले पार्थ चटर्जी या अर्पिता मुखर्जी कर दे, ये भी संभव नहीं है। तो आपसे मैं वही जानना चाह रही हूँ, ये जांच का दायरा अगर और बढ़ता है तो क्या लग रहा है आपके और कितने अधिकारी, मंत्री, विधायक, नेता इसमें शामिल होंगे अब, और क्या सब पर कार्रवाई करेंगी ममता दीदी? नहीं, जो अगर आरोपी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हम उसे बिल्कुल बर्खास्त करेंगे। हम ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपनी कमेटी में नहीं रखेंगे। तो आप कम से कम भ्रष्टाचार के मसले या ईडी सीबीआई पर उंगली उठाने से पहले आप सोचेंगे? अर्पिता जी, नहीं, बिल्कुल अर्पिता जी, पर एक चीज ये भी सोचनी पड़ेगी, वहां पे बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता थी पामेला जी, चर्चित नाम था, जिनका कैलाश विजयवर्गीय के संग में बहुत अच्छा कनेक्शन था। वो उनके ड्रग्स पकड़ा गया, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सीबीआई द्वारा क्या नाम है आपके कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर क्यों नहीं हुई? गुजरात में इतनी बड़ी ड्रग्स मात्रा पकड़ी गई, आज तक वहां पे क्यों नहीं कुछ हुआ? तो ये भी एक सवाल का घेरा बना हुआ है कि आज क्या सीबीआई ईडी केवल और केवल विपक्ष के लिए ही काम करती है, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई काम नहीं होता? और एक शुभेंदु अधिकारी है जिनके ऊपर चिट फंड घोटाले का आरोपी है, वो तो आज तक वो बीजेपी के साथ में है, उनके ऊपर कोई नहीं हो। क्या यही अर्पिता जिसके घर पे कैश बरामद हुआ है, तो क्या वो अगर आज टिप्पणी को किस तरीके से देखें? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को किस तरीके से देखें? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को किस तरीके से देखें? सुमित जी बताइए ना, ये आप बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करती है, तो एक दिन पहले जो टिप्पणी दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका क्या? अर्पिता जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट, पल्लवी राजपूत बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से, अर्पिता मुखर्जी नहीं हूँ मैं। सॉरी पल्लवी जी, देखिए क्या है कि आज मुझे बताइए,
वहाँ पे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी है, इतना बड़ा नाम है, सबको मालूम है। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर, चिटफंड घोटाले के आरोपी है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? बीजेपी के साथ में है क्या? यही अर्पिता आज अगर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले, कहते हैं नहीं मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो बीजेपी ने तुरंत जेड प्लस सुरक्षा दे देगी और सारे आरोप बंद हो जाएंगे, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगी। यही काम होना है। आप देख लीजिएगा कि जितने लोग हैं वो बीजेपी के साथ में होंगे, खड़े होंगे। ये लोग कहते हैं कि कोई आरोपी नहीं है, होना यही हमने काफी देखा है बंगाल के अंदर। और जब वो लोग धुल जाएंगे वो लोग फिर वापस आ जाएंगे, होना यही, आप देखिएगा। ठीक है संदीप जी, कब आ रही हैं अर्पिता मुखर्जी आपकी पार्टी में शामिल होने? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये साथी ऐसी बातें करके दूसरे की नजर में अपने आप को और अपनी पार्टी को गिरा रहे हैं। कांग्रेस का जो सरकार था 2004 से 2014 तक, उसमें जो है ईडी को कौन रोका था? 114 मामलों में ईडी ने रेड किया था। अभी 2014 से 2022 है, हमारे यहाँ हम लोगों ने 3010 सर्च ईडी ने किया है। तो ईडी को कौन पहले रोक रहा था? अभी हमने ईडी को रोका नहीं, ईडी को काम करने की स्वतंत्रता दी है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि कन्विक्शन रेट बढ़े हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि ईडी ने 8,693 करोड़ रुपए जो है सदन के अंदर भी ये बताया गया जब प्रियंका चतुर्वेदी के प्रश्न पे, तो इतना ईडी ने रिकवर किया, इतने लोगों को क्राइम जो कमिट किया, इतने पैसे लेके आइए। तो अभी जो साहब बोल रहे थे कि कालाधन यही है जो छुपा के लोगों ने रखा हुआ था, उनसे निकाल के ईडी ले आके सरकारी खजाने में भर रही है। और ईडी ने काम किया। तो हमें सर, नोटबंदी जो आपने की थी वो इसलिए की थी कि काला धन बाहर आ जाएगा। नोटबंदी के बाद भी काला धन आ रहा है, तो ये सवालों के घेरे में है। स्विस बैंक से लाने वाले थे आप, तो काला धन पता नहीं कहाँ है, अब किसके बैंक में ट्रांसफर किया गया उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये सवाल तो उठेंगे ही ना आप लोगों पर। पहले पकड़ नहीं पाए, अब ये ईडी पकड़ के अंदर कर रही है। तो फिर नोटबंदी का क्या औचित्य रहा? नोटबंदी का क्या औचित्य रहा कि आज लोग पैसा रख के उस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी नोटबंदी का नतीजा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जिस विषय पे बात हो रही, देखिए सभी एजेंसियों को काम करने की स्वतंत्रता है और कभी भी किसी को देख के एजेंसियां काम नहीं करती, एजेंसियां स्वतंत्र है। दूसरी बड़ी बात है कि मैं बार बार बुराई नहीं करना चाहता वहां की सरकार का, लेकिन ये है कि सरकार नैतिक अपना मूल्य खो चुकी है, नैतिकता अपनी खो चुकी है। वो सरकार अब जितने दिन और रहेगी लोगों के ऊपर बोझ रहेगी और उनको चाहिए कि खुद आगे बढ़ के और FIR लॉन्च करके उनकी भी जो एजेंसियां वो भी इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि ये शिक्षा का घोटाला है, आम बच्चों से जुड़ा हुआ, आम अभिभावकों से जुड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश के हर जिलों में हुआ है। तो हर जिलों से लोग, हर जिलों के नेता, हर जिले के जो ये नेटवर्क है वो खंगाले रही है ईडी, और आगे जब खंगालेगी तो इसमें बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं, उनके भी नाम अभी आने बाकी है। आप देखिएगा आम जनता को, जो जनता है उसको न्याय मिलेगा और उनकी जो गाड़ी कमाई जिन लोगों ने लूट के अपने खजाने तिजोरी भरे हैं उनको हम वापस लाएंगे, उनको वापस दिलाएंगे ताकि आम जनता का हक नहीं मर पाए। क्या करेंगे आप? कितने विधायक हैं आपके संपर्क में टीएमसी के? विधायक की बात ही नहीं, अगर जो ईमानदार है वो सारे के सारे, शासन तो सर ऐसे लगने से रहा, तो अब यही बचा है कि विधायक होंगे आपके संपर्क में, या फिर आप इतना शिकंजा कस देंगे ईडी का, सीबीआई का या तमाम जांच एजेंसियां इतना शिकंजा कस देंगी कि डर के मारे वैसे ही बीजेपी में आना पड़ेगा नेताओं को? कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है, कोई ऐसा एजेंडा चल रहा है वहां पर? नहीं पल्लवी जी, देखिए ये विपक्ष का एजेंडा है, विपक्ष इस तरह की बातें करके। आपसे तीसरी बार सवाल किया सुमित जी ने कि गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसका क्या हुआ, उसकी क्या कार्रवाई रही? पामेला जी के बारे में आपसे पूछ लिया सुमित मेहरोत्रा जी ने, उस पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम राज बनो, हमने एक जीप जलाई है इन आदियों के खिलाफ, आप जाके वहाँ देखिए वहाँ की क्या स्थिति है। मैं तो कोलकाता रहा, पश्चिम बंगाल रहा, वहाँ देखा कि जो मूंगफली बेचते थे जब सरकार आई तो लोग घर छोड़ के भाग गए, उनके करोड़ों के मकान हो गए। किस तरह वहाँ व्यवस्था है, किस तरह आम आदमी अपनी बात नहीं रख सकता उस प्रदेश में। ऐसी प्रदेश की करप्शन का इतना बड़ा बोलबाला है। अभी तो एक एक करके वो करप्शन के एक एक करके शुरुआत हुई है, ये बिल्कुल शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आप मुझे जवाब दीजिए, सुमित जी आपसे 3 बार एक सवाल पूछ चुके हैं कि गुजरात में जो ड्रग्स पकड़ी गई थी उसके बारे में कहीं कोई चर्चा क्यों नहीं हुई, कोई क्या कार्रवाई हुई उस पर जवाब दीजिए। उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी चिटफंड घोटाले के आरोपी थे, उनका क्या रहा? व्यापम घोटाला MP का, उसका क्या रहा? ये तमाम घोटाले हुए, इनकी कोई जांच की रिपोर्ट अभी तक सामने क्यों नहीं आई है सर?
कहाँ किसके पास आनी चाहिए? उनके पास आनी चाहिए जांच की रिपोर्ट। सिर्फ भाषण देने के लिए उस केस के बारे में ट्रैक तो करें कि वो केस कहाँ तक पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कितने लोगों को अरेस्ट किया, कोर्ट में क्या स्टेटस है, इसकी जानकारी तो उनको लेनी चाहिए बोलने से पहले। उनके पास जानकारी पूरी नहीं है, सिर्फ भाषण देना, लोगों को गुमराह करना है। हमारे देश में कहीं भी कोई भी पकड़ा जाता है उसके लिए कानून और कोर्ट है, और कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया उसकी देखरेख करती है एफआईआर होने के बाद। ये ईडी की भी केस जो है एफआईआर लॉन्च हुई तो ईडी का वो व्यक्ति कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट उसको देखती है। सरकार नहीं चलाता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश नहीं चलाते, देश इसकी व्यवस्थाएं चलाती हैं, और उस व्यवस्था को मजबूत करना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का काम है। जो अगर पश्चिम बंगाल के अंदर ये घोटाले हुए हैं, ममता दी अगर इसकी जांच करवा रही होती तो ईडी सीबीआई को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या किसी भी और एजेंसियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे देश में जिनकी भी जहां जहां सरकारें हैं, सभी मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बेहतर काम करें, क्योंकि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना और बेहतर करने की आवश्यकता है। और ये सबकी दायित्व है, मेरी आपकी सबकी दायित्व है। सिर्फ हम ऐसे लोगों को अगर बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कि तू चोर है तो वो बड़ा चोर है, वो ऐसा चोर है, वो ऐसा चोर है, इससे आपकी चोरी नहीं छुपेगी। आप चोर हैं तो फिर स्वीकार करिए आप चोर हैं। आप अपने लोगों को क्या सजा दे रहे हैं? आप तो अभी तक उनको बचाने में लगे हुए भाई। कह तो रहे हैं कि अभी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर किया जाएगा। अब क्या होगा आप देखते रहिएगा। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं क्योंकि कहूंगा तो मेरे साहब बोलेंगे, विपक्ष के हमारे साथी जो हमारी बुराई करते रहते, प्रधानमंत्री से नीचे बात नहीं करते, वो तो यही बोलेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रहे। भारतीय जनता पार्टी का किसी का इस तरह के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन जरूर ईडी जो अच्छा काम कर रही है उसकी प्रशंसा और सराहना करना हर भारतीय का नैतिक धर्म है। मुझे बहुत खुशी हुई जो हमारे पत्रकार बड़े सर बोल रहे थे, कम से कम उन्होंने एक पक्ष तो रखा कि ये जिस तरह के हमारी एजेंसियां वो अच्छा काम कर रही, तो हमें अपनी एजेंसियों को मजबूत करना है, हमें उन्हें ताकतवर बनाना है, ताकि जो भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, कहीं भी छुपे रहे, उनको पकड़ के ले आए, आम लोगों का विश्वास बढ़े। पीयूष पंत जी, ये नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि काला धन जो है निकाला जा सके, और देखिए अब इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि सरकार की मंशा सही थी और सरकार का कदम एकदम सराहनीय है। देखिए पल्लवी जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये उसके बावजूद है कि जब केंद्र सरकार ने जो है, मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी का एक बहुत बड़ा कारण बताया था काला धन खत्म करना। अगर काला धन खत्म उस समय हो गया था, और ये क्लेम भी किया जा रहा था कि क्योंकि जो नोट आए थे कि जिस तरह से वापस आ गए थे, तो ये कहा जा रहा था काला धन कुछ है ही नहीं, जो है कि जितना पैसा निकला था वो वापस आ गया रिजर्व बैंक में, लगभग उसका पूरा का पूरा वापस 99% जो है वापस आ गया था। तो ये फिर जो पैसा जनरेट हुआ है ये कहाँ से हुआ है, और क्या तमाम एजेंसीज होने के बावजूद ये कहाँ से आ रहा है? इसके पहले हमने विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, तब भी हमने देखा था कन्नौज में जिस तरह से पैसा पकड़ा गया था, निकला गया था। और तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिर्फ जो है कि कोई नोटबंदी भी की गई थी, वो सिर्फ काले धन के लिए नहीं की गई थी, उसका मकसद कुछ और ही था। ये भी आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि अपने काले धन को सफेद करने के लिए कर दिया, उस समय जो है कि, और जिस तरह के 2-3 दिन के अंदर सब गारे न्यारे हो गए, तो बहुत से। लेकिन अभी भी इतना पैसा अगर लोगों के पास मिल रहा है, वो भी 2000 के नोट निकाले गए, जिसपे सवाल उठाए गए थे कि आखिर इसमें क्या, इसके पीछे क्या कारण था कि आप जो 1000 का बंद करके 2000 निकाल रहे हैं, तो आप तो खुद ही जो है कि जो काला धन जमा करते हैं उनकी मदद कर रहे हैं करने के लिए, और वही हम देख रहे हैं कि तमाम 2000 के नोट दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सरकारें कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी हो, वो भी उसी तरह से है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्यापम घोटाला हुआ, इतना हो गया, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी आंच आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, वहां भी जितने लोग थे उनमें से ज्यादातर लोगों को मरवा दिया गया जो है, तो वो कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार जिस तरह की चीजें हो रही हैं, और खुद मिनिस्टर जो है कि जो जूनियर मिनिस्टर है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं नमामि गंगे में जो करप्शन हो रहा है उसकी क्यों नहीं जांच हो रही है। बिजली विभाग में हुआ था, श्रीकांत शर्मा जी जो थे, उनके समय में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ था, इसीलिए उनको दोबारा जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी जी की, उनको जो है कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। इसी तरह शिक्षा और जो है कि हेल्थ सेक्टर में हुआ था। तो ये अपने को तो सही साफ बता देते हैं, लेकिन दूसरों पे करते हैं। लेकिन जहां तक ये मामला है जो अभी पार्थो चटर्जी वाला, वो ये बात सही कि अभी उनपे कोई आरोप नहीं लगे हैं,
निश्चित रूप से। लेकिन जो कैश मिला है तो ये कैश किसका है? क्या वो महिला का कैश है? और है तो कहाँ से आया? उन्होंने जमा क्यों नहीं किया? इनकम टैक्स क्यों नहीं किया? तो ये चीजें अभी कुछ समय में साफ होंगी। लेकिन मेरा कहने का ये था कि इसमें जो है कम से कम जो है कि एक मॉरल ग्राउंड लेना बनता है, क्योंकि जिस तरह का दावा जो है कि ममता बनर्जी करती हैं, जो उनकी जिंदगी, अपनी निजी जिंदगी जो है वो काफी क्लीन है वो, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके मंत्रियों पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो एक मॉरल ग्राउंड लेते तो वो कहीं ना कहीं जो है एक पॉलिटिक्स में एक नई शुरुआत होती और एक बड़ी बात होती। भले ही जब क्लीन चिट मिल जाए तो वो वापसी हो सकती थी पार्थो चैटर्जी की, लेकिन ये आप इसके लिए थोड़ी मानते हैं हिम्मत क्या चाहिए। पीयूष जी कि वाकई में चुन चुनकर सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है? आप देख लीजिए दिल्ली में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है तो उस पर तो कांग्रेस ने पूरे देश भर में ही हंगामा मचाया हुआ है। अब पश्चिम बंगाल से ये नया मामला सामने आया है। क्या वाकई में चुन चुनकर सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही ईडी कार्रवाई के लिए इस समय टारगेट कर रही है, किसी के कहने पर या किसी के प्रभाव में? देखिए पल्लवी जी, जिस तरह से हो रहा है उससे तो यही लगता है, एक संदेश तो यही जाता है जी। कि जो है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको अमेंडमेंट करने के बाद जो ताकत दे दी गई थी उसको उन्होंने कहा कि वो ठीक है, जी। उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये नहीं नजरअंदाज किया कि जो सत्ताधारी पार्टियां जो सरकारें होती हैं सत्ताधारी पार्टियों की, वो इसका दुरुपयोग करती हैं। और पहले भी हमने देखा था, यूपीए के टाइम में भी दुरुपयोग होता था, लेकिन अब ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। और सीधे सीधे जो है कि विपक्षी दलों को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो सरकारी दल है उनके लोग या उनके मंत्री जो है भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, उनकी जो सरकारें हैं राज्यों में वो नहीं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। हो रहा है भ्रष्टाचार, लेकिन वही है कि सेलेक्टिवली तरीके से विपक्ष को निश्चित रूप से टारगेट किया जा रहा है, चीजों को डाइवर्ट करने के लिए भी। अब देखिए बंगाल में भी स्थिति ये बनती है, हालांकि जो इतने करोड़ रुपए मिले हैं इसलिए उसको एकदम से आप खारिज नहीं कर सकते, लेकिन बंगाल में चूंकि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई वहां पे चुनाव में, तो किसी न किसी तरह एक मोडस ऑपरेंडाई उनका हो गया है सरकारों को गिराना, और उसमें ईडी का इस्तेमाल वो लगातार कर रही है इस तरह से बदनाम करने के लिए विपक्ष को। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी हाथ हो, लेकिन जो करोड़ों रुपया मिला है वो क्या पार्थो चैटर्जी का है या वो अभिनेत्री का है, इसकी जांच होनी चाहिए। और वो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाना चाहिए। तो आपने जो बात कही तो निश्चित रूप से ये इंप्रेशन तो जा ही रहा है कि सरकार चुन चुन के जो है कि वो विपक्षी दलों पे एक्शन ले रही है, वरना गुजरात में कम घोटाले नहीं हो रहे हैं। अभी कोयले का देखिए सामने आया था, करोड़ों का जो है चूना लगाया गया, जनता के टैक्स को जो है जिस तरह से वहां पे जो इनलीगल तरीके से खदानों से कोयला निकाल के बेच दिया गया, वो उसमें तमाम जो है उस पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई गई। इसी तरह जो है पोर्ट वाला मामला था, उसमें अडानी के खिलाफ एक्शन क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी जो है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि साहब उस पर तो एफआईआर हो गई है, लेकिन कब एक्शन नहीं, होगा? वो एक तर्क ये भी तो दे रहे हैं ना पीयूष जी कि राज्य सरकार जब कार्रवाई नहीं करती है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को बीच में आना पड़ता है। तो उनके हिसाब से बीजेपी शासित जो राज्य हैं, अगर वहां पर कोई गड़बड़ी पाई जा रही है तो राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं, तो आना ही नहीं पड़ रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों को बीच में। नहीं, राज्य सरकारें क्या कार्रवाई कर रही हैं? राज्य सरकारें तो, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई करी क्या? जी। जो 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 उत्तर प्रदेश जो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उसमें बहुत घोटाला हुआ था, क्या कोई इंक्वायरी बैठाई गई? उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? शिक्षा वाले में घोटाला हुआ था, अभी जो नमामि गंगे में जो बात कही है खुद मंत्री ने कही है, क्या उस पर उन्होंने तत्काल से ऑर्डर किया है कोई इंक्वायरी का? कहाँ कर रही है सरकारें? राज्य सरकारें जो भाजपा की वो भी तो नहीं कर रही हैं। मध्य प्रदेश में तमाम इस तरह की बातें खुल के आ रही हैं, सामने से हो रहा है। गुजरात में तमाम इस तरह की हो रही है, सड़कें टूट जा रही हैं। आप देखिए अभी जो है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे देख लीजिए आप, एक हफ्ते के अंदर जो है पानी बरसा और जो है उसमें गड्ढे हो गए। इसी तरह मेरठ वाला एक्सप्रेस वे था उसमें हो गया। क्या इसकी जांच हो रही है? नहीं हो रही है। तो राज्य सरकारें कहाँ कर रही हैं? सिर्फ जो है कि विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं वहीं पे टारगेट किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि उसके दो कारण है। एक तो जो है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो विपक्षी दलों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, चाहती है कि विपक्ष कमजोर हो जाए तो उनको जो है एक पूरी सत्ता अपना पूरे देश में राज करने में आसानी हो। दूसरी वो है कि डाइवर्ट करने के लिए जो मुद्दे हैं, जो उनके सामने मुंह बाए खड़े हैं, जो जनता से वायदा किया था, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, नौकरी नहीं पैदा हो कर पा रहे हैं, वो निजीकरण की ओर चलते चले जा रहे हैं, सारे सरकारी जो उपक्रम है उनको जो बेचा जा रहा है,
ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिसका जवाब देने में अक्षम है ये केंद्र सरकार। तो वो लगातार इस तरह से लोगों को उलझा रही है, इस तरह से जो है कि कि लोगों का ध्यान इसी में रहे और असली मुद्दों से भटक जाए। तो ये दोनों कारण हैं उसके पीछे, विपक्ष को कमजोर करना और बदनाम करना, और जो है कि अपने को ईमानदार घोषित कर देना उसके आधार पर, जबकि इनके दामन में भी बहुत से दाग लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो यही कोशिश जी। चल रही है लगातार जो है, और ईडी का इस्तेमाल दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक पावर की बात कही है उसको कोई बदलाव की बात सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए मना कर दिया, लेकिन दुरुपयोग तो होता है, जो सत्ता में बैठता है वही नहीं एजेंसी सीबीआई का, एक सुप्रीम कोर्ट ही ने टिप्पणी कहा था सुप्रीम सीबीआई कोर्ट है, की थी केस कि ईडी पैलेट की बात कही प्रक्रिया थी। मनमानी नहीं है, ईडी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, तो वही टिप्पणी कोर्ट हो रही है इस समय की जो भी कार्रवाई हो रही है, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो मनमानी नहीं है, वाकई में वो एकदम सही कार्रवाई है। आपका मैं जवाब लूंगी, उससे पहले सुमित जी एक बार ये बताएं कि अब जो ये मामला सामने आया है, आपकी सरकार की छवि तो कहीं ना कहीं धूमिल हो ही रही है ना इससे। 2024 के लिए आप पूरा ग्राउंड तैयार करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा मामला आ जाना। पल्लवी जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ममता दीदी को कमजोर करना चाहते हैं, तो अभी बहुत समय है, 2 साल का समय है। अभी जो हालात हैं वहाँ पे हमें उससे बाहर निकल के आना है। कहीं ना कहीं 2024 के लिए हम लोग विपक्ष एक होकर के लड़ाई लड़ेगा, पर आज हम लोग को सभी लोगों को ये समझना चाहिए, हमारे माननीय मोदी जी 2014 से पहले कहा करते थे कि स्विस बैंक में काला धन है, काला धन है, काला धन है। काले धन की लिस्ट हमारे पास है, आज तक देश के सामने उजागर क्यों नहीं करी? उन काला धन वालों की लिस्ट उजागर क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि उस लिस्ट में सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग बीजेपी के ही लोग हैं, इसीलिए उजागर नहीं करी आज तक इन्होंने। वरना क्या डर था? करते ना। अगर नहीं है, ईमानदार है, लिस्ट उजागर करें। नहीं करेंगे। आप देखिए, इनके जितने मित्र, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, तो जितने लोग हैं देश छोड़ के भाग चुके हैं, विजय माल्या, सब लोग विदेश में बैठे हुए हैं। सबकी जानकारी पर आज तक कोई आता नहीं है। 1000 करोड़ रुपए के घोटाले हैं ये। घोटाले सीबीआई उन्हें नहीं पकड़ने जाती है, कहाँ पकड़ती है? विपक्ष के लोगों को। इनके पास घोटाला, इनके मंत्रियों ने घोटाला करा। अरे जो सामने हैं आपके 1000 करोड़ रुपए, 1-1 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्यों डर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं मोदी जी का एक संदेश है, केवल आप विपक्ष के लोगों को इस समय पकड़िए। जो लोग भाग गए हैं उन्हें आप मत पकड़िए, उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वो तो जब चुनाव होगा तो हमारे चुनावी मुद्दे होते हैं, वो आ रहा है, नीरव मोदी आ रहा है, विजय माल्या को लेकर के आ रही है, आज यहाँ से आ रहा है, तो लाने के लिए कोई नहीं है, पर देश को भ्रमित करने का काम ये लोग करते हैं। तो करने दीजिए, जनता आईना देखेगी। पर आज कोई लोग, हर जना केवल भ्रष्टाचार के ऊपर बात करता है, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात करता है, बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं कोई बात हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का भी ये चीज चल रहा है कि कोई लोग महंगाई के ऊपर बात ना करें, भ्रष्टाचारी के ऊपर बात ना करें, बेरोजगारी के ऊपर बात ना करें, शिक्षा, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उसके ऊपर बात ना करें। माननीय मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करा था। आज 10 लाख आज उन्होंने फिर से कहा है 10 लाख नौकरियां देने का वादा करा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन नौकरियां आपकी घटती सरकार चली पर जा अब रही हैं। विश्वास कैसे करेगा कोई? चलिए, केंद्र सरकार के वादों की तो पूछिए मत, फहरिस्त बहुत लंबी है जो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी अभी आप वापस आए हैं, अब आप पर कोई विश्वास कैसे करे? शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला, भले ही ममता दीदी ने ना किया हो, लेकिन सवालों के घेरे में तो पूरी सरकार आएगी ना। लोग तो आप ही से सवाल पूछेंगे। जी, जी, पल्लवी जी, ये शायद एक मैं आपको और एक मुद्दा बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय योगी जी की सरकार पहली बार बनी थी 2017 में, तो एक घोटाला हुआ था इनका बिजली विभाग में। बिजली विभाग में घोटाला हुआ था, पीएफ का घोटाला था। क्या उसके ऊपर सीबीआई ईडी ने काम करा? नहीं करा। श्रीकांत मंत्री थे, श्रीकांत ऊर्जा मंत्री थे, उनका पीएफ घोटाला था। वो थोड़े दिन चला, उसके बाद बंद कर दिया गया। हर चैनल वाले ने बंद कर दिया, हर व्यक्ति ने दिखाना बंद कर दिया। क्या सीबीआई ईडी तब वहां पे घोटाले में क्यों नहीं गई? क्यों नहीं अरेस्ट करा? वो तो घोटाला था, सबके सामने था। पर नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल और केवल सीबीआई ईडी वही काम कर रही है जहाँ विपक्ष के लोग हैं। ये तो सबको तो मालूम है। ये ऊर्जा मंत्री संदेश से अब आप घोटाला देंगे था, ना, पीएफ में। आप जो अब अपनी देखिए, छवि, आप डैमेज कंट्रोल यही कहकर करेंगे कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डैमेज नहीं, कंट्रोल करने के लिए यही रह गया अब। विकास की बात करेंगे। पल्लवी जी देखिए, हम विकास की बात करते हैं, जो वहां पे बातें करें हम उसे पूरा करेंगे 5 साल में। हम उसे 5 साल में पूरा करेंगे। जो हमने बातें करी हैं वहां पे सरकार में आने से पहले, हम उन वादों को पूरा करेंगे, चाहे कैसे भी हो पूरा करेंगे। पर हम भ्रष्टाचार से कोई भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमारे पार्टी का आदमी, हम उसे तुरंत निकालेंगे। और उसके ऊपर संदीप जी, सीबीआई ईडी को, बीजेपी को जो कार्रवाई करनी है उसके ऊपर करें।
वो तो सर हो ही रही है कार्रवाई। अभी तो आप ये देखिएगा कि इस जांच के दायरे में और कितने लोग आने वाले हैं। संदीप दुबे जी, देखा जाएगा वो एक बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक असल बात मुद्दों से कहनी है। ध्यान भटकाने की कोशिश भी मान ली जाए संदीप दुबे जी से। मैं सुनिए ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और जी। पंच सर को भी कहना चाहता हूँ। मानिए कि हम बहुत बुरे हैं, बीजेपी बहुत बुरी है, बहुत बुरे लोग हैं बीजेपी के, उनको शासन चलाना नहीं आता। विपक्ष बहुत अच्छे, विपक्ष को शासन चलाना आता है, लेकिन पैसे विपक्ष के पास क्यों मिल रहे हैं? और 2004 से 14 तक सरकार थी विपक्षी पार्टियों की, उन्होंने 114 जगह सिर्फ ईडी को काम करने दिया। हमने ईडी को खुला छोड़ा, खुला काम कर रहे 3000 से ऊपर मामले में ईडी ने 8 साल के अंदर चिन्हित किए और 3000 मामले से ऊपर में उन्होंने काम किया। तो काम करने की छूट न देना किसकी गलती है? हमारे यहाँ देश के अंदर ये जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने भ्रष्ट व्यवस्था अपनी बना रखी है और जिसके वजह से आम जन त्राही त्राही कर रहा है और उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतनी पड़ती है। अब देखिए, कोई करप्शन करता है दूसरी पार्टी वाला, है ना? हमारे साहब पंत जी कह रहे हैं कि करप्शन तो इसलिए हो रहा है कि नोटबंदी हो गई थी, ये काला धन उनके पास कहाँ पहुंच गया। अरे भाई, तो काला धन ऐसे लोग जिन्होंने जमा किया है उन्हीं को तो ठीक करने के लिए हमारी सरकार आई है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और एक और बात मैं कह दूं, किसी भी चोर को पकड़ने के लिए ना नैतिक बल चाहिए। चोरी, विपक्ष के पास आज नैतिक बल नहीं है। चोरी नहीं हो तो गाल बजा रही है विपक्ष, और विपक्ष के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ईडी अच्छा काम कर रही है, सारी एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं और ईमानदारी से जीना पाप नहीं है। पंत जी, मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि दूसरा व्यक्ति चोर है तो मैं भी चोरी करूं। अगर आप अच्छा करिए इस देश के लिए, इस समाज के लिए, कौन रोक रखा है? आप भाजपा से बेहतर लकीर खींचिए, मोदी जी से अच्छा करने की कोशिश करिए, कौन रोका हुआ? ये देश की आम जनता के पास तो वो तो तभी संभव है सर जब ये अपनी पार्टी बदल लें। हाँ संदीप जी, ये तो तभी संभव है जब ये अपनी पार्टी बदल लें और बीजेपी ज्वाइन कर लें, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तभी पाक पवित्र हो पाएंगे ये विपक्षी नेता। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी जो गलत लोग हैं वो हाशिए पे रखे जाते हैं, वो भी जेल जाते हैं। ऐसा नहीं, कोई पार्टी ज्वाइन करने से इस देश का कानून किसी को छोड़ देगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। गलत सही नहीं हो सकता, सही गलत नहीं हो सकता, लेकिन नैतिक बल इस सरकार में है जो ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और भ्रष्ट लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। इस देश के अंदर एक और कानून कठोर भी बनेगा ताकि भ्रष्टाचारियों को यहाँ फांसी भी दिया जा सके। चलिए पीयूष पंत जी, विपक्षियों के यहाँ पर ही पैसे क्यों मिल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं संदीप जी। देखिए पल्लवी जी, संदीप जी तो बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि विपक्षियों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर जो सत्ता पक्ष के लोगों के यहाँ भी जांच शुरू की जाए तो बहुतों के इससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बहुत से तो ऐसे हैं जो करप्ट थे, जो विपक्ष में वो चले गए, सत्ता पक्ष में उनको ले लिया गया और उनको ओहदे दे दिए गए, और उनके अपने भी बहुत करप्ट हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री ने जो है पीएम केयर फंड को एक सरकारी फंड कहा, जबकि खुलासा ये हुआ कि वो सरकारी नहीं है। पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं रखा गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। संदीप जी जरा पूछें अपने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके पार्टी के जो सदस्य हैं उनसे कि क्यों नहीं पीएम केयर फंड को जो है कि आरटीआई के दायरे में रखा गया, ताकि उसके हिसाब किताब का सवाल पूछा जाए। तो अगर आप ये कहेंगे तो इसलिए कि आप जांच तो करवाइए। क्यों आज जो है कि जिस तरह का जो है कि आप देखिए गुजरात में जिस तरह से अमित शाह जी थे, जिस बैंक का जो कोऑपरेटिव बैंक था उसके जब वो हेड थे तो उसका कितना गड़बड़ी घोटाला हुआ था। नोटबंदी में उसका नाम आया था, किस तरह से पैसा वहां जमा किया गया, पूरा पैसा जो है काला धन जो है सफेद करवा लिया गया वहां पे। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं जी। लेकिन बात सर ये है ना कि आप कितना ही बोल लीजिए, उनके हिसाब से तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है ना वहां पर। ये साबित कौन करेगा? और अभी संदीप जी ने कहा कि आप ईडी को जानकारी दीजिए ना, अगर आपको लग रहा है कि एनडीए के किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या आपको कोई जानकारी मिल रही है तो आप ईडी को सूचित कीजिए, ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। इसमें झूठा कुछ भी नहीं है। ये सारी खबरें आई थी, आप बताइए ये क्या झूठ? नहीं, ये क्या झूठ है? भ्रष्टाचार के मुद्दों पे कहीं कोई एजेंसियां अच्छा काम कर रही हो, उनको करने ही नहीं देंगे कुछ। नहीं, काम अच्छा कीजिए, काम अच्छा कीजिए।
काम अच्छा कीजिए, लेकिन एक तरफा मत कीजिए। एक तरफा जब ऐसे काम कर रहा होता है आईओ तो उसको सैल्यूट करिए। कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा होगा। वहाँ पे बड़े बड़े चोर उचक के बैठे हुए हैं। आम आदमी को हिम्मत देना चाहिए कि मेरी हिम्मत को सराहो, हम राज बनो। अच्छे लोग जब अच्छे लोगों का साथ नहीं देंगे तो फिर अच्छाई तो पनपेगी नहीं। हम जैसे लोगों को नैतिक बल उन्हीं लोगों को हमसे मिलता है। तो हमें तो आज नैतिक आचरण का पालन करना चाहिए, लेकिन हम लोग बैठ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ऐसी बातें। मैं कहता हूँ पंजी, एक कंप्लेंट अगर आपने कहीं थाने में दी हो तो पल्लवी जी को दे दीजिए। देखते हैं सरकार अगर आपके पास प्रूफ हो तो दे दीजिए। आप वही प्रूफ क्या, ये तो ये आप उठा के देख लीजिए। आप जाके पूछ लीजिए और आप भी वही काम करिए। इसका अच्छा चलिए ठीक है सर, ठीक है ईडी और सीबीआई को काम करने देते हैं अपना। और अगर इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।